हेलो एवरीवन। आजकल आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट फिर से स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट क्या है और ये क्यों फिर से स्टार्ट हो गया है, और ये रिसेंट क्लैशेस हो रहे हैं उनका रीज़न क्या है, और ये आगे चल के क्या रूप ले सकता है ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो के थ्रू हम सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले हम इज़राइल के मैप को समझेंगे कि इज़राइल कहाँ पे है और कैसे डिवाइडेड है इज़राइल और पैलेस्टीन के एरियाज़। तो इज़राइल एक वेस्ट एशिया की छोटी सी कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी से सटी हुई है। जो मेडिटेरेनियन सी है वो इज़राइल के वेस्ट साइड में है, और डेड सी जो है वो इज़राइल के ईस्ट साइड में है। और इज़राइल चारों तरफ से अरब कंट्रीज से घिरी हुई है, जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। और बीच में जो ग्रे एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये पैलेस्टीनियन कंट्रोल्ड है। तो इसको, जो ये बड़ा सा एरिया है, इसको वेस्ट बैंक कहते हैं, और ये जो छोटा सा स्ट्रिप टाइप का एरिया है इसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं। तो करंटली गाजा स्ट्रिप जो है वो हमास करके एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो संभाल रही है। और वेस्ट बैंक, बस कहने को ये पूरा एरिया बस दिख रहा है जो पैलेस्टीनियन कंट्रोल में, एक्चुअल में ये 42% एरिया ही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कंट्रोल में है। बाकी एरिया इसराइल एडमिनिस्टर करता है। तो ये जो पूरा एरिया है, इसको इसको ये ग्रेजुअली कैसे इसराइल ने पूरा एनेक्स कर लिया, इसको समझने के लिए हम अगला मैप देखेंगे। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि 1947 में जो ग्रीन एरिया है वो पूरा पैलेस्टीन का था, और जो वाइट सेटलमेंट छोटी 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 आप देख रहे हैं वो जूइश सेटलमेंट थी। तो ये 1947 के टाइम का मैप है। फिर जब अंग्रेज़ वहाँ से चले गए, तो फिर यूएन ने एक पार्टीशन प्लान बनाया वहाँ पे, जिसके थ्रू उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट, जो ग्रीन पार्ट था, वो पैलेस्टीन का था, ये वाला पूरा पार्ट, और इज़राइल का वाइट वाला पार्ट, और जेरूसलम को यूएन एडमिनिस्टर रहेगा वो जेरूसलम। 47 से फिर आप 67 तक ऐसा चलता रहा। फिर 67 में 6 डेज़ वॉर स्टार्ट हो गया इज़राइल और अरब कंट्रीज़ के बीच। जो अरब कंट्रीज़ थी अगल बगल की, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ये सब मिल के इन्होंने इज़राइल से लड़ाई स्टार्ट कर दी, और इज़राइल इसमें भी जीत गया और वेस्ट बैंक पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो प्रेजेंट सिचुएशन आप देख सकते हैं कि इज़राइल लगभग पूरे एरिया को एनेक्ट कर चुका है। बस ये गाजा स्ट्रिप्स और छोटे छोटे पॉकेट्स में, ये ग्रीन पॉकेट देख सकते हैं आप, जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अभी भी है। ये जो गाजा स्ट्रिप है, ये हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको संभालते हैं। तो प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द वेस्ट बैंक इज एडमिनिस्टर्ड बाय इजराइल, तो 42% ऑफ इट is under varying degrees of autonomous rule by Fatah-run Palestinian Authority, and the Gaza Strip is currently under Hamas। तो ये प्रेजेंट की सिचुएशन है। अब हम आगे चलते हैं, और ये जो जेरूसलम में अल अक्सा मॉस्क में जो क्लैशेस हुए थे, जहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई है अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट की, उसको समझेंगे। तो हुआ ये कि टेंशन जो थी वो फ़लस्तीनियन रेसिडेंट्स और इजरायली जो थे यूएस सेटलर थे, उनके बीच बहुत दिनों से ये, मतलब कुछ हफ्तों से स्टार्ट था। इसका मेन रीज़न ये था कि जो ईस्ट जेरूसलम वाला एरिया है, उसके बगल के दो नेबरहुड जो थे, शेख जराह और सिलवान, तो उसमें पैलेस्टीनियंस कह रहे थे कि उनको विक्ट करके वहाँ पे जूइश लोगों को सेटल किया जा रहा है। तो इसके कारण बहुत वहाँ पे टेंशन बढ़ चुकी थी। उसके बाद जो लास्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान था पिछले हफ्ते,
मीन 7 तारीख को, पिछले फ्राइडे को। उस दिन जो इजरायली फोर्सेज हैं उन्होंने वो जो पैलेस्टीनियन वर्शिपर्स थे वहाँ पे अल अक्सा मॉस्क पे उन पे उन, उनकी उन पे अटैक कर दिया। अटैक नहीं कह सकते, उनको हटाने की कोशिश की और फिर 150 पीपल इंजर्ड हो गए। और जो अल अक्सा मॉस्क है, अक्सा सॉरी जो अल अक्सा मॉस्क है वो थर्ड होलिएस्ट साइट है इस्लाम की और जूइश की भी है, इसलिए वो बहुत कंटेस्टेड साइट है। फिर क्या हुआ, फिर मंडे को फिर से अल अक्सा मॉस्क पे 3 लोग प्रेयर कर रहे थे, तो इजरायली पुलिस आई, उन्होंने फिर से वहाँ पे सब पे अटैक कर दिया और 300 पीपल इंजर्ड हो गए। उसी दिन मंडे को 10 मई को जेरूसलम डे भी मनाया जाता है और इन्होंने मनाया था। वो क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। अब ये मॉस्क को माउंट, ये जो कंटेस्टेड प्लेस है जिसके लिए इतने कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो क्या है वो हम समझते हैं। तो अल अक्सा मॉस्क जो है वो एक होलीस्ट साइट है, मुसलमानों की थर्ड होलीस्ट साइट। एक ये 35 एकड़ साइट है, एक स्क्वायर माउंट टाइप का है, 35 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 2 मॉस्क हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा, ये जो पूरा स्क्वायर टाइप का देख रहे हैं ये पूरा अल हराम अल शरीफ इसको कहा जाता है, या टेंपल माउंट। ये माउंट है और इस पर 2 मॉस्क है, डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मॉस्क। ये जो पूरा एरिया है ये मुसलमानों के लिए भी बहुत ही होली ग्राउंड है, जूइश के लिए भी बहुत ही होली ग्राउंड है और क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत ही होली ग्राउंड है, तीनों के लिए। इसको जूइश जो कहते हैं वो टेंपल माउंट कहते हैं और मुस्लिम जो है उसको हराम अल शरीफ कहते हैं। द मॉस्क इज बिलीव टू हैव बीन completed early in the 8th century and faces the dome of the rock। और ऐसा माना जाता है कि 8th सेंचुरी में ये बन के तैयार हो गया था। इसलिए मुस्लिम कंसिडर द होल कंपाउंड टू बी होली, इसलिए मुस्लिम पूरे कंपाउंड को सेक्रेड मानते हैं, होली मानते हैं। फॉर ज्यूज द टेम्पल माउंट इज़ द होलीस्ट प्लेस बिकॉज इट वॉज द साइट ऑफ 2 एंशिएंट टेम्पल्स। और ज्यूज़ के लिए ये इसलिए होली है कि उनके 2 एंशिएंट टेम्पल्स की जो साइट थी वो यही थी, इसीलिए उसको ये सेक्रेड मानते हैं। अब इन मॉस्क को कंट्रोल कौन करता है? Israel captured the East Jerusalem, including the whole city from Jordan, during the Arab-Israeli War of 1967। तो जो 1967 का 6 डेज़ वॉर हुआ था इसमें इन्होंने इसराइल की फोर्स ने इस जेरूसलम को कैप्चर कर लिया था। लेकिन 1994 की पीस ट्रीटी जॉर्डन के साथ हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो ये मॉस्क है अल अक्सा मॉस्क और डोम ऑफ द रॉक, इसको संभालने का काम एक वक्त को दे दिया था, जो इसको पूरा दोनों मॉस्क को एडमिनिस्टर करेंगे। और इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज मेंटेन अ प्रेजेंस ऑन द साइट एंड दे कोऑर्डिनेटेड विद द वर्क। बट इजरायली फोर्सेज भी वहाँ रहेंगी और वो वक्त के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। Jews and Christians are allowed to visit, but unlike Muslims, are prohibited from praying on the grounds under the status quo arrangement। और ज्यूज़ और क्रिश्चियंस यहाँ आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रे नहीं कर सकते। तो ये पूरा वहाँ पे सिस्टम तैयार किया गया था इन दोनों मॉस्क के लिए। अब टेंशन क्यों बढ़ी वहाँ पे? तो जो क्रिटिक्स थे इस चीज़ की, उनका ये कहना था कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है नॉन मुस्लिम्स के लिए, कि मुस्लिम्स को वहाँ पे प्रेयर करने की इजाज़त है लेकिन नॉन मुस्लिम्स को नहीं है। और ये भी वन ऑफ द मेन रीजन्स हैं कि वहाँ पे वायलेंस होते रहे हैं। Adding to the tension is Israel's annual celebration of Jerusalem Day, an official holiday to commemorate its capture of the entire city। और ये 10 मई को जो मंडे था जिस दिन, वो जेरूसलम डे भी मनाते हैं इजरायली, क्योंकि इसी दिन उन्होंने पूरी सिटी को कैप्चर किया था।
और ऑब्वियस सी बात है, जब ये सेलिब्रेट करेंगे तो में जितने भी पैलेस्टीन वो प्रोवोक होंगे। फिर वो भी बहुत बड़ा रीज़न था कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अब ये जो लेटेस्ट प्रोटेस्ट और ये सब हो रहा है, उसकी मेन रीज़न क्या था? तो बहुत पहले से ही, वीक्स बिफोर ही, जो ज्यूज़ और पैलेस्टीनियन के बीच टेंशन स्टार्ट हो गया था। अब वो इस मौत से रिलेटेड नहीं था, वो मेनली रिलेटेड था आपके वो जो शेख ज़रा और सिलवान जो नेबरहुड था, उसमें इविक्शन और इजरायली सेटलमेंट को कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसको लेके था। तो जो पैलेस्टीनियंस have battled with Israeli police over the expected eviction of Palestinian residents of East Jerusalem Sheikh Jarrah neighborhood to make way for Israeli settlement construction। तो वही वो लड़ रहे थे कि उनको हटा के इसराइली जो जूइश है उनको लाया जाएगा, तो वहाँ वहाँ की पूरी डेमोग्राफी चेंज की जाएगी। तो मेन रीज़न ये था कि इससे वो लड़ाई कर रहे थे। अब कुछ दिन पहले ये भी हुआ था, सम पैलेस्टीनियंस अटैक ऑर्थोडॉक्स ज्यूज इन जेरूसलम। कुछ ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को कुछ पैलेस्टीनियंस ने अटैक कर दिया, जिसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज थे उन्होंने एक मार्च निकाला, और जिसमें वो चैंट करते हुए जा रहे थे, डेथ टू अरब, डेथ टू अरब। तो ये सब चीज़ें धीरे 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 इन एंगर को बढ़ाते जा रही थी। पैलेस्टीनियंस ऑल्सो वर एंगर्ड एट द that the police had forbidden them to gather at the favorite plaza by the old city during the first week of the holy month of Ramadan। और इस बात से भी वो नाराज़ थे कि उनको गैदरिंग करने को नहीं मिल रहा था उनके फेवरेट प्लाजा पे, जो वहाँ पे रमज़ान के पहले वीक पे। ये सब चीज़ें धीरे धीरे इकट्ठा होती गई और एक फिर क्लैशेज में कन्वर्ट हो गई। अब क्या हो रहा है? अब ये हुआ कि हमास जो है उन्होंने रिलेंटलेस रॉकेट फायर किए इसराइल पे। तो इसको फिर इसके जवाब में इसराइल ने भी बहुत अटैक किया गाजा पे। तो इसराइल अनलीज्ड न्यू एयर स्ट्राइक्स ऑन गाजा early on Tuesday as Hamas and other armed groups bombarded southern Israel with hundreds of rockets। तो दोनों में शुरू हो गई फिर ये चीज़ें। relentless rocket fire and rioting mixed Jewish Arab towns fueled growing fears on Wednesday that deadly violence between Israel and Palestinians could spiral into full-scale war। और इतनी दोनों तरफ से इतने रॉकेट्स छोड़े जा रहे थे कि विदाउट अगर यूएन इंटरवेंशन नहीं होगा तो ये फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी तक 53 पीपल गाजा में मर चुके हैं, जिसमें से 14 चिल्ड्रन हैं, और एक इंडियन नेशनल भी, एक लेडी थी जो उनकी डेथ हो गई। और साथ ही साथ इसराइल के अंदर, मतलब कि इसराइल के शहरों में भी रॉयट स्टार्ट हो गए हैं इसको लेके, क्योंकि वहाँ अरब्स और ज्यूज दोनों रहते हैं, तो उनमें दोनों के बीच वाइड स्केल रॉयट स्टार्ट हो गए हैं। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी है पूरे इसराइल में। और अगर इसको कंट्रोल नहीं किएगा, किसी बड़े देशों का और यूएन का इंटरवेंशन नहीं हुआ, ये फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है, तो इसको संभालना बहुत ज़रूरी है। तो ये था इसराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट के रीजन्स, और अगर नहीं रोका गया तो ये क्या हो सकता है, ये सब पता चल गया। थैंक यू, और शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।